Accommodation of social diversity. Do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? क्या डेमोक्रेसी के अंदर एक पीसफुल जिंदगी लोगों को मिलती है, वहाँ के नागरिकों को मिलती है? क्या एक हारमोनियस लाइफ, यानी हारमोनी का मतलब मिलजुल कर साथ में रहना बिना किसी झगड़े के? तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है कि लोग मिलजुल कर शांति के साथ बिना झगड़ा किए रहते हैं? इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम डेमोक्रेसी के अंदर ये उम्मीद करें कि एक ऐसा समाज मिलेगा जहां हर कोई मिलजुल कर रहे बिना किसी लड़ाई झगड़े के। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं कि एक डेमोक्रेसी के अंदर सोशल डिवीजन को किस तरह से जगह मिलती है, यानी सोशल डिवीजन होने के बावजूद भी लोग शांति के साथ अमन से रहते हैं देश के अंदर। We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population. आपके सामने आपको याद होगा बेल्जियम वाला केस, पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, किस तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी की मदद से अपनी प्रॉब्लम को, जो हाँ लैंग्वेज की बेसिस पे थी, फ्रेंच और डच के बीच में जो लड़ाई थी, उसको किस तरह से आसानी से सॉल्व कर लिया था। डेमोक्रेसीज यूजली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। क्योंकि ऐसा होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि हम कंपटीशन कराते हैं। इलेक्शन होता है, जो वोट ज्यादा पाएगा वो जीत जाएगा। तो इसलिए कोई झगड़ा नहीं होने पाता। वरना नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि कंपटीशन नहीं होता, बल्कि हर कोई सीट जो है पाने के लिए, हर कोई गद्दी के लिए लड़ाई करता है और वो कोशिश रहता है कि मैं इस पर देश की गद्दी पर कब्जा कर लूं। लेकिन डेमोक्रेसी में यही एक खास बात होती है कि वोटिंग होगी, ठीक है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो एक फेयर कंपटीशन होता है उसमें। This reduces the possibility of these tension becoming explosive or violent. इससे ये फायदा होता है कि सोशल डिवीजन की वजह से कोई टेंशन नहीं हो पाती और झगड़े फसाद नहीं होते। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट among डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी समाज ऐसा नहीं कर सकता कि जो उसके अंदर रहने वाले ग्रुप्स हैं उनके बीच झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल ही प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। But we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. लेकिन हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करें, कि भाई धर्म के बेसिस पर, जाति के बेसिस पे जो हमारे डिफरेंसेस हैं, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करें, ना कि ये कि हम लड़ाई करें उसकी बेसिस पे। तो हम ऐसा जो है चीज़ें सीख सकते हैं और ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं जो बातचीत हम अपने डिफरेंसेस पे कर सकें, जिससे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। अब इसके लिए कि हम कैसे जो डिफरेंस है हमारे सोसाइटी के अंदर, उसको झगड़े में बदलने से बचा सकें, उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता डेमोक्रेसी का है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक में अक्सर क्या होता है कि आंख बंद कर ली जाती है कि ठीक है, जो भी हो रहा, डिफरेंस हो रहा, हमसे कोई मतलब नहीं, या वो लोग दबाने लगते हैं। जो लोग रूल कर रहे होते हैं, जिस कम्युनिटी के लोग देश में रूल कर रहे होते हैं, वो दूसरी कम्युनिटी को दबाने लगते हैं। जैसा कि श्रीलंका में हुआ था कि वहां जबरदस्ती सिन्हाला भाषा को लोगों पे थोपा जा रहा था कि आपको यही बोलना है, और बुद्धिज्म को फैलाया जा रहा था। तो नॉन डेमोक्रेटिक में ये प्रॉब्लम होती है कि या तो बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं, जो कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, या दबाने लगते हैं दूसरी कम्युनिटी को डिफरेंस को खत्म करने के लिए। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम। तो ये जो डेमोक्रेसी की खासियत है कि जो डिफरेंसेस को और डिविजन्स को और जो कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, उसको जिस तरह से अच्छे से हैंडल कर लेता है कि डिफरेंस होने के बावजूद भी झगड़े ना होने पाए, समाज बंटने ना पाए। तो डेमोक्रेसी की एक खास बात है, ये है कि डिफरेंस, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से वो हैंडल कर लेता है। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। लेकिन फिर हमारे सामने श्रीलंका वाला एग्जाम्पल आ जाता है कि श्रीलंका में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई थी। तो उसके लिए एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि हमारे सामने दो कंडीशन है, अगर उसको फॉलो हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, तब तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। ये बात बहुत जरूरी है समझ लेने के लिए कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि जो राय ज्यादा होती है, यानी जिसको सपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है, उसी का रूल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं इलेक्शन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट उसमें खड़े होते हैं, तो जिसको वोट ज्यादा मिला है वो इलेक्शन जीतेगा, उसको सपोर्ट करने वाले नहीं जीते हैं। मतलब ये है कि जो लोग उसको सपोर्ट नहीं भी किए थे, लेकिन अब वो जीत गया है, तो अब उसको चाहिए कि उसको सबके लिए काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल,
इलेक्शन हुआ, कोई प्रधानमंत्री बन गया देश का, तो वो प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं लोग का नहीं होता जिन लोगों ने उसको वोट किया था, बल्कि वो प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होता है। जिन लोगों ने वोट किया था और जिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया था, किसी और को वोट किया था, उनके लिए भी वो प्राइम मिनिस्टर है। अब अगर पीएम को ये पता हो कि ये लोग हमको वोट नहीं देते, ये लोग हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उसके बाद भी उस प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि हर किसी के लिए वो बराबर जो है सपोर्ट करे और हर किसी के लिए वो काम करे। तो द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट जनरल व्यू। तो इसीलिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को मिल के काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपने हमको सपोर्ट नहीं किया, आपका अधिकार था, लेकिन अब हम जीत गए हैं, हमारी सरकार बन गई है, तो अब हम लोग मिलकर काम करेंगे ताकि बता सके कि ये जो सरकार बनी है और जो हम काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी एक कम्युनिटी के लिए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। और जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो राय होती है, जो ओपिनियन होता है उनका, वो भी परमानेंट नहीं होता। कभी कोई पार्टी होती है या कोई आदमी होता है, वो बहुत ज़्यादा वोट से जीत जाता है, अगली बार वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। तो इसका मतलब वो पहले जीता था, अब हार गया, उसकी वजह क्या है? लोग तो वही हैं। इसका मतलब लोगों की राय बदल गई, लोगों का ओपिनियन बदल गया। जिन लोगों ने उसको पिछली बार वोट देकर जिताया था, उनमें बहुत सारे लोग अब दूसरे को वोट दे दिए। तो इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को मिलकर साथ में काम करना है और इनका ओपिनियन परमानेंट भी नहीं होता। और श्रीलंका में यही प्रॉब्लम हुई थी। सिन्हाला गवर्नमेंट जो बनी थी, सिन्हाला भाषा के लोगों के सपोर्ट से, उन्होंने ये सोचा कि हमें तो इतने ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है, सिन्हाला भाषा वालों ने सपोर्ट किया है, अब हमें क्या ज़रूरत है तमिल वालों के लिए चिंता करने की। इसलिए उन्होंने सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल घोषित कर दिया, बुद्धिज़्म को प्रमोट करने की बात कहने लगे, क्योंकि उनको मालूम था कि हम कुछ भी करें, हमारे जो वोटर हैं वो हमको देंगे ही वोट, और उसी के बल पे जो हम जीत जाएंगे, तो हम दूसरे कम्युनिटी के लिए काम क्यों करें। It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. और ये भी बात बहुत जरूरी है समझने के लिए कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल बाय मेजॉरिटी। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेगा, जिसको पास ज्यादा सीट होगी, वो इलेक्शन जीत जाएगा, उसकी सरकार बनेगी, सिंपल बात है। लेकिन ये मेजॉरिटी किसी कम्युनिटी बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी देश के अंदर या किसी इलाके के अंदर किसी धर्म के मानने वाले या किसी भाषा के बोलने वाले या किसी जाति के लोग ज्यादा हैं, तो उसकी बेसिस पे वोटिंग ना होने लगे, कि ये कहा जाने लगे और ये समझा जाने लगे कि ये जो सरकार बनी है यहाँ पर, या ये आदमी जो जीता है, वो इस कम्युनिटी के सपोर्ट की वजह से जीता है और ये कम्युनिटी इसी को वोट देगी क्योंकि इसी धर्म का आदमी है या इसी जाति का आदमी है, इसीलिए लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इस तरह से हर जगह होने लगे, हर सीट पे और देश के अंदर ऐसा होने लगे कि धर्म और जाति देखकर वोटिंग होने लगे, तो जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे या जिस जाति के और जिस भाषा के बोलने वाले लोग ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है उन्हीं की सरकार बनेगी, वही जीतेंगे। तो ये चीज प्रॉब्लम खड़ी कर देगी देश के अंदर, क्योंकि तब रूल बाय मेजॉरिटी ना होकर रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी हो जाता है। अब ये रूल बाय मेजॉरिटी क्या होता है? रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप मे एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो या इलेक्शन हो रहा हो, उसके अंदर हर ग्रुप की या हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्शन जीत सके। यानी उसको सपोर्ट उसकी धर्म और जाति या और दूसरे उसके पहचान को देखकर ना होने लगे। क्योंकि इस केस में अगर उसका धर्म और जाति देख के वोटिंग, अगर उसको वोट उसको मिलेगा, तब तो जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होंगे, वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करेंगे, सीधी-सी बात है। अगर हम अपने देश का एग्ज़ाम्पल लें, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एरिया है, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है। क्योंकि लोगों ने धर्म और जाति और उसके मज़हब को देखकर नहीं वोट दिया है, बल्कि उस आदमी की अच्छाई देखकर उसको वोट किया हुआ होता है। जबकि वहाँ उसके एरिया के अंदर कोई हिंदू कैंडिडेट भी खड़ा था, लेकिन उसको वोट नहीं दिया, बल्कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उसने वोट दिया। इसी तरह बहुत से जगह होता है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं उस एरिया के अंदर, तो वहाँ कोई हिंदू कैंडिडेट जीत जाता है, क्योंकि वो आदमी जो खड़ा है इलेक्शन में वो अच्छा होता है, उसको लोग सपोर्ट करते हैं। और वहाँ पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा भी होता है, लेकिन वो इलेक्शन हार जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं रूल बाय मेजॉरिटी है और हर किसी के पास चांस है कि वो इलेक्शन जीत सकता है अपनी अच्छाई की वजह से। लेकिन जब ये प्योरली धर्म और जाति को देखकर वोटिंग होने लगे, तो उसे कहेंगे रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी हो जाएगा। और यही चीज श्रीलंका में हुई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। Democracy remain democracy only as long as every citizen has chance of being in majority at some point of time. डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी रहेगी जब हर नागरिक के पास ये
चांस हो कि हाँ कभी हमारी भी सरकार बनेगी या कभी हम भी जीत सकते हैं, इफ समवन इज barred from being in majority on the basis of birth, then democratic rule ceases to be accommodate for that person or group. अगर कोई इस वजह से इलेक्शन नहीं जीत पा रहा है या मेजॉरिटी वोट नहीं हासिल कर पा रहा है क्योंकि वो किसी दूसरी जाति का है या किसी दूसरे धर्म का मानने वाला है या उसकी भाषा अलग है, तो ऐसी केस में ये सिचुएशन बन जाती है कि अब वो तो इलेक्शन जीत ही नहीं पाएगा क्योंकि लोग उसकी भाषा को, उसके धर्म को, उसकी जाति को देखकर वोट दे रहे हैं। तो तब डेमोक्रेटिक रूल जो है वो उस आदमी के लिए या जिस ग्रुप को वोट नहीं मिल रहा है उसकी धर्म जाति की वजह से, वो रुक जाता है। उनके लिए डेमोक्रेसी का कोई मतलब फिर रह नहीं जाता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जिसको भी वोट मिले, जिसको भी मेजॉरिटी मिले, उसको उसकी अच्छाई की वजह से वो देश के लिए कैसा काम कर रहा है, उसके बेसिस पे मिलना चाहिए। तभी देश का फ़ायदा होगा, वरना जैसे श्रीलंका में हुआ, वैसे ही हाल होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।